नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। मैं आशा करता हूं साथियों आपकी सीटेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैंने सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज स्टार्ट कर दी हैं। सीटेट पेपर 2 के अंतर्गत हम लोग साइंस की क्लास एनसीईआरटी 6 to 8 करवा रहे हैं। वहीं सीटेट पेपर 2 में एसएसटी के अंतर्गत हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री और जियोग्राफी को समाप्त कर दिया है। क्लास 7 के भी जियोग्राफी समाप्त हो गई है, हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है और जियोग्राफी में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 स्टार्ट कर दिए हैं। क्लास 8 के लगभग 2-3 चैप्टर और बचे हुए हैं, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। सीडीपी की भी क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं, लगभग 20 से 22 क्लासेज हो गई हैं। हिंदी की क्लासेज हमने समाप्त कर दी है, कुछ क्लासेज और बची हैं, 1-2 जो अलग से प्रश्न बनते हैं हिंदी पेडागॉजी में, उसको भी हम लोग कवर करवा देंगे। तो आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी साइंस में पेपर 2 के साइंस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 6 साइंस के चैप्टर 14 को देखेंगे, जिसका नाम है वाटर। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट बनते हैं हमने सबको कवर किया है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तथा अगर आप नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप लोग वहाँ से जाके जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज मिल जाएंगी तथा आपको नोट्स सब पीडीएफ सब वहीं आपको मिलेगा और क्लासेज की लिंक भी वहीं शेयर की जाती है। चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेसन का जैसा नाम ही है जल, तो हमें जल के बारे में पढ़ना है कि जल कितने प्रकार के होते हैं, जल कितना पृथ्वी पर कितने भाग में जल हैं। तो आइए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल और जल के रूप में, तो जल एक प्राकृतिक संसाधन होता है जो पौधों और जानवरों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है या छोटे अणुओं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है। तो जल एक प्राकृतिक संसाधन होता है जो पौधों और जानवरों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है या छोटे अणुओं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है। पृथ्वी की सतह लगभग 3/4 अनुपात में पानी से ढकी हुई है, इसलिए पृथ्वी को जलग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी की सतह 3/4 अनुपात में पानी से ढकी हुई है, इसलिए पृथ्वी को जलग्रह भी कहा जाता है। जल तो जैसे आपको पता ही होगा, पृथ्वी पर दिनों दिन जल की मात्रा कम होती जा रही है, जल का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, बिना प्रयोग जल का हम लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं। ऐसे पहले एक लोटा जल लेने के लिए हम लोग नल का यूज करते थे, लेकिन आज के समय में समरसेबल वगैरह आ गई हैं, तो बटन दबा देते हैं, एक बाल्टी भर जाती है, उसके बाद पानी ज़मीन से गिर रहा है, हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें जल को बचाना है, क्योंकि आने वाले समय में जल की मात्रा दिनों दिन कम होती जा रही है। इसलिए जल से लेकर सरकार कई न कई योजनाएँ निकालती रहती है और स्लोगन दिनों दिन जारी होते रहते हैं, जल ही जीवन है, जल की हमें रक्षा करना है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, यह भी एक प्रश्न बन सकता है, आप लोग इसको जानते रहिए। तो अब जल के रूप के बारे में देखते हैं। तो जल 3 रूप में पाए जाते हैं, ठोस रूप में, तरल रूप में, गैस रूप में। ठोस रूप में बात की जाए तो बर्फ़ जो पृथ्वी के ध्रुवों पर पाई जाती हो, ग्लेशियर और बर्फ़ के ढके पहाड़ यानी पानी का ठोस रूप होता है। तो ठोस जो होता है वह बर्फ़ जो पृथ्वी के ध्रुवों पर पाई जाती हो, ग्लेशियर और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ पानी का ठोस रूप होता है। वहीं तरल में बात की जाए तो नदियों, झीलें, समुद्र और महासागर पानी के तरल रूप में पाया जाता है। तो तरल में बात करें तो नदियाँ, झीलें, समुद्र और महासागर पानी के तरल रूप में पाया जाता है। वहीं गैस में बात करें तो जल वाष्प और हमारे चारों ओर मौजूद है। तो गैसों में बात की जाए तो जल वाष्प हमारे चारों ओर मौजूद है। ठीक, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सतही जल क्या होता है। तो इस सतही जल वह होता है, इसकी उत्पत्ति वर्षा जल से होती है। तो सतही जल की जो उत्पत्ति होती है वर्षा जल से होती है। यह कई क्षेत्रों से आपूर्ति का मुख्य स्रोत होता है। तो या इसकी उत्पत्ति वर्षा जल से होती है या कई क्षेत्रों से आपूर्ति का मुख्य स्रोत होता है। पशु और मानव स्रोतों से इसके संदूषण का खतरा है, उपयोग से पहले इसे शुद्ध करना आवश्यक है। उदाहरण झीलें, नदी, टैंक आदि होता है। तो सतही जल क्या होता है, इसकी उत्पत्ति वर्षा से जल से होती है या कई क्षेत्रों में आपूर्ति का मुख्य स्रोत होता है। पशु और मानव स्रोतों से इसके संदूषण का खतरा होता है, उपयोग से पहले इसे शुद्ध करना आवश्यक होता है। इसके उदाहरण है झीलें, नदी, टैंक आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूजल क्या होता है। तो यह प्रश्न सीटेट में बन चुका है। यह छोटे समुदायों को पानी उपलब्ध कराने का सबसे सस्ता और सबसे व्यवहारिक साधन होता है। तो भूजल जो होता है यह छोटे समुदायों को पानी उपलब्ध कराने का सबसे सस्ता और सबसे व्यवहारिक साधन होता है। यह सतही जल से बेहतर होता है, क्योंकि ज़मीन ही एक प्रभावी फिल्टरिंग माध्यम प्रदान करती है। वहीं जल चक्र क्या होता है। तो प्राकृतिक में जल के निरंतर प्रवाह को हम लोग जल चक्र कहते हैं। तो प्राकृतिक में जल के निरंतर जल प्रवाह को हम लोग जल चक्र कहते हैं।
ठीक, इसकी 3 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। एक होता है वाष्पीकरण, एक होता है वर्षण, एक होता है अपवाह। तो वाष्पीकरण क्या होता है? जब हम लोग तरल पदार्थ को का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। तो तरल पदार्थ का जब वाष्प में बदल जाता है तो उसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। वहीं बादलों से पानी का गिरना वर्षण कहलाता है। वहीं बादलों से पानी का गिरना वर्षण कहलाता है। अपवाह क्या है? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि का पानी आमतौर पर समुद्र तक पहुँच जाता है। तो अपवाह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि का पानी आमतौर पर समुद्र तक पहुंच जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा जल संचयन क्या है? तो यह वर्षा जल को एकत्रित करने और बाद में उपयोग के लिए इसे संग्रहित करने के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने का एक तरीका होता है। तो यह वर्षा जल को एकत्रित करने और बाद में उपयोग के लिए इसे संग्रहित करने के पानी की उपलब्धता बढ़ाने का एक तरीका होता है। इस प्रकार वर्षा जल का संग्रहण वर्षा जल संचयन कहलाता है। वहीं छत पर वर्षा जल संचयन, वर्षा जल को छत से पाइप के माध्यम से भंडारण टैंक में एकत्र किया जाता है। वहीं दूसरा विकल्प यह है कि सड़क के किनारे की नालियों से पानी को सीधे जमीन में जाने दिया जाए तो बारिश का पानी इकट्ठा करती है। पानी की कमी का कारण क्या है? तो पानी की कमी के आज आप लोगों को पता ही होगा, कई कारण हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त पानी हो गया है। पानी की कमी के जो मुख्य कारक हैं, बढ़ते उद्योग हैं, कृषि गतिविधियां हैं, बढ़ती जनसंख्या है। तो बढ़ते उद्योग, कृषि गतिविधियां, बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई आदि मुख्य कारण है। जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। तो जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। वहीं वाष्पन तथा वाष्पोजन द्वारा जल वायु में चला जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में पुनः जल धरती पर वापस आता है। तो वाष्पन और वाष्पोजन द्वारा जल जो होता है वह वायु से चला जाता है, बादल बनता है और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आता है। जल वाष्प जब संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर नीचे की ओर गिरने लगता है तो इसे ही वर्षा कहते हैं। तो जल वाष्प जब संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर नीचे की ओर गिरने लगता है तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। वहीं भूमि से संचित जल को हम लोग भौम जल कहते हैं। तो भूमि से संचित जल जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भौम जल कहते हैं। भौम जल को प्राप्त करने के लिए हमें हैंडपंप या नलकूप की आवश्यकता होती है। तो भौम जल को प्राप्त करने के लिए हमें हैंडपंप या नलकूप की आवश्यकता होती है। भौम जल के अधिक उपयोग से भौम जल के स्तर में बहुत अधिक गिरावट आई है, यह चिंता का विषय है। तो भौम जल को प्राप्त करने के लिए हमें हैंडपंप या नलकूप की आवश्यकता होती है। तो भौम जल का अधिक उपयोग से भौम जल के स्तर में बहुत अधिक गिरावट आई है, यह चिंता का विषय बना हुआ है। हमें भौम जल को संरक्षित करके रखना चाहिए। पृथ्वी के जल का एक बहुत बड़ा भाग हिम के रूप में है। तो पृथ्वी के जल का जो बहुत बड़ा भाग है वह हिम के रूप में है। वहीं जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को हम लोग संघनन कहते हैं। आपस में सीटें में बना है संघनन क्या है? तो जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को हम लोग संघनन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। तो पृथ्वी का 2/3 भाग जो है वह जल से घिरा हुआ है। जल का अधिकांश भाग समुद्री और महासागरों में है। वहीं पर्वतों पर हिम पिघलकर जल बन जाती है। यह जल पहाड़ों से झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है। तो पर्वतों पर हिम जो होती है वह पिघलकर जल बन जाती है। यह जल पहाड़ों से झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। तो वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। पौधे उपयोग से अधिक जल को वाष्पोजन की क्रिया द्वारा जल को जलवाष्प के रूप में वायु से मुक्त कर देते हैं। तो पौधे जो होते हैं उपयोग से अधिक जल को वाष्पोजन की क्रिया द्वारा जल को जलवाष्प के रूप में वायु से मुक्त कर देते हैं। वहीं पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। वाष्पोजन की क्रिया इन्हीं रंध्रों के द्वारा होती है। तो पौधों की जो पत्तियां होती हैं छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। वाष्पोजन की क्रिया इन्हीं रंध्रों के द्वारा होती है। वहीं पौधों की पत्तियों से जल का जलवाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोजन कहलाता है। वहीं जल चक्र में जल अपने तीनों अवस्थाओं में ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाया जाता है। पर्याप्त ऊंचाई और वायु इतनी ठंड हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, जिन्हें हम लोग जल कणिका कहते हैं। तो पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, जिन्हें जल कणिका कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
जल जो होता है वह पृथ्वी के ऊपरी पृष्ठ से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है और वर्षा, ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है और अंत में वापस महासागरों में लौट जाता है। जल के इसी चक्रण को हम लोग क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। यहाँ भी प्रश्न सीटेट में पूछा गया है कि जल जो होता है वह पृथ्वी के ऊपरी पृष्ठ से जलवाष्प के रूप में वायु से जाता है, वर्षा, ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है और अंत में वापस महासागरों में लौट जाता है। जल के इसी चक्रण को हम लोग जल चक्र कहते हैं। चलिए, समुद्र तथा भूमि के बीच यह जल चक्र एक निरंतर प्रक्रम होता है। यह भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है। तो समुद्र तथा भूमि के बीच में यह जल चक्र एक निरंतर प्रक्रम में होता है। यह भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। विशेषतः गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। तो हमारे देश में जो अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है, इसकी विशेषता जो होती है, गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस उपाय के द्वारा वर्षा जल को एकत्र करने में वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। तो इस उपाय द्वारा वर्षा का जल को एकत्र करने को हम लोग वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वहीं जल संग्रहण नदी, तालाब, झील और भूमि से कर सकते हैं। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हम लोगों ने NCERT क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 14 को कवर किया, जिसका नाम था वाटर। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट थे मैंने सबको कवर किया। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही सेशन देखना चाहते हैं और सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी कराई जाती है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।